वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने कहा कि जो डिफ्यूजन है, जैसे कि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ रहे हैं, ये दोनों तरीकों से हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन और विद मेम्ब्रेन। अगर विदाउट मेम्ब्रेन है तो सिंपल डिफ्यूजन है, और अगर थ्रू द मेम्ब्रेन है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द solubility of the main constituent of the membrane, that is lipid। जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा या फिर आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए जो मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूट है वो कौन है? लिपिड है, जैसे कि हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अब अगर मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूट लिपिड है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिपिड है, तो उस लिपिड से जो निकल पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी के साथ जो मैच करेगा, वही सब्सटेंस उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। इसलिए पहली लाइन में हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही पढ़ा है, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द सॉलिबिलिटी, कि अगर लिपिड में सॉल्यूबल है तो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, और अगर नहीं है तो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन्स का मेन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो कौन है? लिपिड है। देखिए लिपिड जो लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस है, जो कि लिपिड में सॉल्यूबल हैं, वो तो रैपिडली डिफ्यूज करेंगे मेम्ब्रेन को, मतलब आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस की, देखिए लिपिड होते हैं हाइड्रोफोबिक, यहां मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोफिलिक की। मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर, हम नेचर की बात करते हैं ना मेम्ब्रेन के, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये ऐसा आप सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, यहां भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाइड्रोफिलिक जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोफोबिक जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अगर मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हाइड्रोफोबिक नेचर। तो मेम्ब्रेन का नेचर कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। सब्सटेंस कैसा है? हाइड्रोफिलिक। यहां मोइटी से मतलब है नेचर, मूवमेंट की नेचर। अगर किसी सब्सटेंस की मोइटी हाइड्रोफिलिक है तो उसे उस लिपिड मेम्ब्रेन को पार करने में डिफिकल्टी है, विथ डिफ्यूज डिफिकल्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, सो नीड टू सिंप्लीफाई इट्स मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अब ध्यान देना, मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन है? लिपिड है। मेन बोल रहा हूं, ओनली नहीं। इसका मतलब एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में लिपिड के साथ कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेम्ब्रेन्स की जब बात आती है तो हम मेम्ब्रेन्स को मेनली लिपोप्रोटीन बताते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड उसका मेन पार्ट है और उसमें जगह जगह बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं? प्रोटीन्स। ऐसा आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है या आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप पाएंगे कि वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें रास्ता देंगे उन मॉलिक्यूल्स को निकालने का जो कि लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है या लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है जिनको जाने की। इसका मतलब द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब जो लिपिड बाइलेयर के अंदर, लिपिड लेयर के अंदर जगह जगह बीच में है, प्रोवाइड द स्पेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कौन से? हाइड्रोफिलिक। देखिए जो हाइड्रोफोबिक हैं, जो लिपिड के साथ अपने नेचर को मैच करते हैं, मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ अपने नेचर को मैच करते हैं, उनको निकलने में डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी निकलने की उनको है जो मैच नहीं करते, जो कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं। तो उनको निकालने में हेल्प कौन करेगा? उनको निकालने में हेल्प करेंगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम पर्टिकुलर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए बोलेंगे जो कि मेम्ब्रेन में से प्रोटीन की हेल्प से निकल रहा है। जब आप एनसीईआरटी देखें 177 नंबर पेज पर आपको ये फिगर मिलेगा बच्चे, ये दोनों फिगर गिवन है, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझाया गया है। तो एक बात तो समझिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है, और ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इसका प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन के आर पार जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं आउटसाइड द सेल ब्लू कलर के, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होते तो शायद मैं इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो वो मॉलिक्यूल्स सीधे ही लिपिड बाइलेयर में से निकल जाते, वहां हमें प्रोटीन की जरूरत थी नहीं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक हैं इसका मतलब मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हां यहां मॉलिक्यूल्स को जाना अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ही है। अगर इधर देखेंगे आप
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है आउटसाइड द सेल, मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा है, और इनसाइड द सेल कम है। जाना तो उनको अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ही है, मतलब है तो एक तरह का डिफ्यूजन ही, लेकिन इस डिफ्यूजन में उन्होंने एक फैसिलिटी का यूज किया है जिसे हम नाम दे रहे हैं प्रोटीन, कि वो प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन के थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे मैं कह रहा हूं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। इस डिफ्यूजन को हम क्या नाम दे रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम दे रहे हैं। बात आती है इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, क्या वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर आए? नहीं, हम कहते हैं ये प्रोटीन्स जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइम पर, ये मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसी को तो बाहर से अंदर लाते हैं, किसी को अंदर से बाहर भेजते हैं, और कभी कभी तो ऐसा है कि एक ही टाइप का प्रोटीन है, वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शन में भी मूवमेंट करवा रहा है, या दो टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ लेके जा रहा है। इसका मतलब हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहां से समझना है, लेकिन सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर ही जाएंगे ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, यह फिगर भी आपको वहीं मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 177 पर, उसी के बाद मिलेगा, लेकिन यह फिगर हमें यह समझाता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हर तरह से जाते हैं। इस मेम्ब्रेन में, ये जो पिंक कलर में आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। अब इनमें से कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, या तो प्योरली अंदर लेके जाएंगे या प्योरली बाहर लाएंगे, एक टाइम में एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन, वन प्रोटीन वन मॉलिक्यूल वन डायरेक्शन। तो मैं बोल देता हूं यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, जिसे इन शॉर्ट हम नाम क्या दे रहे हैं? यूनिपोर्ट। तो इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइम पे यूनिपोर्ट की बात आए तो यूनी मतलब सिंगल डायरेक्शन का होने वाला ट्रांसपोर्ट। तो सिंगल प्रोटीन, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब सिंगल डायरेक्शन में लेके जाएं, वन प्रोटीन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और वन डायरेक्शन, तो यूनिपोर्ट। वहीं अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं हमारे पास, एक मॉलिक्यूल ए है एक बी है, एक जा रहा है सेल के अंदर, एक आ रहा है बाहर, एक जा रहा है बाहर एक आ रहा है अंदर, सेम टाइम पे वन प्रोटीन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स, टू डायरेक्शंस, लेकिन दोनों डायरेक्शन अपोजिट। तो इसे मैं किस नाम से जानूंगा? एंटीपोड के। एंटी हो गए ना एक दूसरे के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, तो एंटीपोड। वहीं तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूल दो हैं, ए एंड बी, प्रोटीन एक है लेकिन डायरेक्शन भी एक है, वन मॉलिक्यूल वन प्रोटीन वन डायरेक्शन, यूनिपोड। टू मॉलिक्यूल्स टू अपोजिट डायरेक्शंस, वन प्रोटीन, एंटीपोड। टू मॉलिक्यूल्स वन डायरेक्शन वन प्रोटीन, तो सिम्पोड। साथ साथ जाए तो सिम्पोड। इनके एग्जांपल्स की बात कर लें तो यूनिपोड के तो खूब सारे एग्जांपल हमने पढ़े हैं, जो भी मॉलिक्यूल हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेकर जाते हैं यूनिपोड में हमने पढ़ते हैं। इसमें आपने अगर नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, न्यूरॉन्स पढ़ लिए हैं, या आप पढ़ेंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप हम बात कर लें तो वो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, एंटीपोड का एग्जांपल बता रहा हूं कि एंटीपोड कैसे काम कर रहे हैं, कि सेम टाइम पे मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा रहे हैं, और इसके बारे में भी एग्जांपल आपको आगे चल के मिल जाएंगे, और मैं ही पढ़ा दूंगा फ्लोएम के अंदर आपको एक एग्जांपल तो सिम्पोड का। तो आप ये बात याद रखिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और एक ही डायरेक्शन में करवाएं ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों बातें आप क्लियर करेंगे तो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलें तो उससे पहले मैं क्लियर कर दूं बच्चे कि इस डायग्राम से जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरे पास इंट्रोडक्शन में दो ट्रांसपोर्ट थे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट डिस्टेंस को। शॉर्ट डिस्टेंस में पैसिव और एक्टिव। इस एक डायग्राम से मैं आपको अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैसिव और एक्टिव दोनों ही मतलब ट्रांसपोर्ट्स को क्लियर कर दूंगा, लेकिन दोनों ही शॉर्ट डिस्टेंस हैं। शॉर्ट डिस्टेंस में पैसिव और एक्टिव दोनों ही यहां से मैं क्लियर कर दूंगा आपको इस एक डायग्राम से। और लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी तो हमें पर्टिकुलर टिश्यू पढ़ने ही पड़ेंगे, जो कि हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की है। देखिए ये जो मेरे पास आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो फिगर है जिसमें दो दो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक लिपिड बाइलेयर है, जिसमें फॉस्फोलिपिड के दो दो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, इसलिए बाइलेयर बोल रहे हैं। मेम्ब्रेन एक है लेकिन लिपिड के मॉलिक्यूल्स दो दो अरेंज हैं, इसलिए लिपिड बाइलेयर।
अगर आपसे इस लिपिड बाइलेयर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर पूछा जाए कि हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, तो हम ओवरऑल नेचर का, जो मेम्ब्रेन का नेचर है, उसे हम हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर बताते हैं। तो आप हाइड्रोफोबिक मोइटी टर्म आप जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ेंगे, किसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, तो नेचर की जगह पे आपको मोइटी टर्म लिखा हुआ मिलेगा, मूवमेंट का नेचर मॉलिक्यूल्स के। तो बताइए मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर कैसा है? मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन को इजीली कौन से मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं? जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे, लिपिड में सॉल्युबल होंगे, जो कि नॉन पोलर होंगे। चलिए आप देखिए कि मेम्ब्रेन का ये कौन सा साइड है, मतलब आउटसाइड द सेल है, और इधर साइटोप्लाज्म है। तो मैं मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की तरफ ला रहा हूं, क्योंकि आपको एरो दिख रहे होंगे, इन एरो से आपको पता चल रहा होगा कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के बाहर से अंदर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो रेड कलर में मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर, जिनकी मोइटी, जिनका नेचर हाइड्रोफोबिक है। तो क्या ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विदाउट एनर्जी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनर्जी खर्च किए बिना आ रहे हैं, विदाउट एनर्जी कंजप्शन आ रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट आना पड़ेगा। अब आप देखिए उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल तो क्या है? ज्यादा, और इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में क्या है? कम। तो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स चलेंगे, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक जो सब्सटेंस हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे और उनको किसी भी प्रोटीन की हेल्प की जरूरत नहीं है। और जब प्रोटीन हेल्प नहीं करते, प्रोटीन्स हेल्प नहीं करते, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट है, यहां कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही। दूसरा, जो आपको ये मॉलिक्यूल्स दूसरे नंबर पे दिख रहे हैं डार्क ब्लू कलर के अंदर, ये ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर, जिनका हाइड्रोफिलिक नेचर है। हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब ये लिपिड में नहीं सॉल्युबल है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं, इसमें डिफिकल्टी होगी। लेकिन यह है कि इनकी कंसंट्रेशन सेल के बाहर क्या है? ज्यादा, और अंदर क्या है? कम। सेल के बाहर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। मींस ग्रेडियंट तो सेट है। ये मॉलिक्यूल्स आना भी चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को निकलने की परमिशन नहीं दे रही। तो फिर बताइए, ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की हेल्प लेंगे। ये जो बीच में आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसको ये क्रॉस कर रहे हैं, ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि इस मॉलिक्यूल को निकलने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और जब प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स जब हेल्प करते हैं, तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट है, और फैसिलिटेटेड क्योंकि प्रोटीन काम कर रही है। लेकिन है ये ट्रांसपोर्ट भी पैसिव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो रहा है। और इसमें काम करने वाली प्रोटीन्स को हम चैनल प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स नाम दे सकते हैं। एक तरह से ये हैं कौन सी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मींस जो मेम्ब्रेन के आर पार आ जाए। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं जो मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाने ले जाने में हेल्प करती हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात जो आपको यहां याद करनी है, दिमाग में रखनी है, आपको आपके एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों में आपको यह बात लिखी हुई मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। वो बात यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन्स काम आ रही हैं, चैनल प्रोटीन्स है ना, ये जो प्रोटीन्स काम आ रही हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ये प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन आने जाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं, एक पाथ प्रोवाइड करती हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट नहीं करती हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ऑलरेडी सेट होना चाहिए, ऑलरेडी सेट होना चाहिए।
मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी कंसंट्रेशन इधर क्या है, ज्यादा, और इधर क्या है, कम है। तो ये प्रोटीन सिर्फ इनको निकलने के लिए रास्ता दे रही है कि हाँ आप इसमें से निकल लीजिए। इस प्रोटीन का ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ पहले मैं आपके कंसंट्रेशन उधर बढ़ा देती हूं, उसके बाद फिर आप इधर आ जाना, नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम करने वाली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पाथ, एक पैसेज प्रोवाइड करवाती हैं। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट नहीं करती हैं। बात आती है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट करवाना हो तो बताइए फिर हमारे पास तीसरे टाइप का एक ट्रांसपोर्ट और है, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पोलर या नॉन पोलर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में यह रखना है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हैं, मॉलिक्यूल कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस आना है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। आप देखिए ये तीसरे टाइप के ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखें तो सेल के अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और सेल के बाहर कम है, फिर भी अंदर मॉलिक्यूल्स आ ही रहे हैं, एरो इसी डायरेक्शन में है। इसमें भी प्रोटीन काम कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। यहां जो प्रोटीन काम करेगी उसे हम पंप प्रोटीन कहेंगे। पंप मींस पंप कर रही है मॉलिक्यूल्स को, कैसे? एनर्जी खर्च करते हुए मॉलिक्यूल्स को पंप कर रही है, लेकिन कैसे? एनर्जी खर्च करते हुए। इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन्स काम करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स काम करती हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो प्रोटीन्स हैं वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन्स काम कर रही हैं वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और एनर्जी कंज्यूम करने वाली उन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम नाम दे रहे हैं पंप प्रोटीन, और यहां मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो लाती ही हैं, साथ में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी सेट करती हैं। अब बच्चे का यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है दिमाग में कि सर एक बात समझ में नहीं आई, ये तो हमें पता चल गया कि इन सब मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इधर कम थी और इधर ज्यादा थी, तो ये इधर आ गए क्योंकि कम थे। बच्चा कह रहा है जो ऑलरेडी सब्सटेंस सेल के अंदर ज्यादा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनको लाने की जरूरत क्या है, इनकी कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी ज्यादा है। एनर्जी भी खर्च कर रहे हो और फिर सब्सटेंस को भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट ला रहे हो, ऐसा क्यों? वो तो ऑलरेडी ज्यादा है। देखिए यहां दो बातें हैं। पहला तो ये, इनमें से एक तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको, मैं क्लियर करता हूं, याद करवाता हूं। पहली बात तो ये कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी सेल को हमेशा जरूरत बनी ही रहेगी, बनी रहेगी, और वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स की हमेशा रिक्वायरमेंट दिखाते हैं कि नहीं हमें जरूरत है, चाहे है कोई बात नहीं, फ्यूचर में खर्च तो हो ही जाने, ले लो जितने मिल रहे हैं अभी। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं और आप एक रोड पे चल रहे हैं, और चलते चलते आपको रोड पे अगर 10 रुपए का नोट दिख जाए तो आप उसे छोड़ देंगे या उठा लेंगे? देखा जाए तो रोड पे 10 रुपए हैं और आपकी जेब में 10,000, तो ज्यादा कहां है? जेब में। लेकिन फिर भी आप उन 10 रुपए को उठा तो लोगे, क्योंकि आपको पता है जेब में चाहे 10,000 है चाहे 10 लाख है, एक दिन खर्च तो हो ही जाएंगे। चलो इनको भी ले लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमें हमेशा बनी रहेगी। तो एक तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। दूसरा मैं आपको याद करवाता हूं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपने पढ़ा, दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा। तो आप याद करिए वहां हमने पंप प्रोटीन्स, क्विनॉन प्रोटीन पढ़ी थी, जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को खर्च करते हुए प्रोटॉन्स को एक तरफ भेज रहे थे, ताकि क्या हो जाए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाए, ताकि जब वो ग्रेडियंट टूटेगा ना तो हमें क्या देके जाएगा? एनर्जी देके जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रेडियंट सेट किया जा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्रेडियंट को तोड़ते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू मॉलिक्यूल्स, लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट सेट करते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट सेट किया जा रहा है ना, इसमें सेल का कोई ना कोई फायदा है। अगर सेल का फायदा नहीं होता तो सेल एनर्जी खर्च करके मॉलिक्यूल्स को अंदर क्यों ला रही होती? तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल के ये जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के, ये एनर्जी खर्च करते हुए मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाएंगे। देखिए
जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स यूज होती हैं। अब प्रोटीन्स दो तरह की, एक तो वो जो एनर्जी खर्च नहीं करती, दूसरी वो जो एनर्जी खर्च करती हैं। इन प्रोटीन्स को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से, जो कि मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते हैं। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में चैनल या टनल पढ़ लो आप। जैसे ये प्रोटीन मैंने क्या लिखा है, चैनल। अगर इस चैनल की जगह पे मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता कि एक से ज्यादा प्रोटीन्स आपस में यूं हैं और बीच में इनके स्पेस है और उस स्पेस में से मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो मैं इसे टनल कह देता, क्योंकि एक टनल की तरह काम कर रहे हैं। तो आप बोलिए चैनल या टनल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरे पंप प्रोटीन्स, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम करवाया हमने। चैनल या टनल एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, लेकिन पंप प्रोटीन एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जब आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपने एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ना, तो एक प्रोटीन आपको और दिखेगी वहां लिखी हुई, पोरीन्स प्रोटीन। पोरीन्स के बारे में याद रखिएगा कि जब पोरीन्स की बात आती है तो प्रोकैरियोट को दिमाग में ले आइए आप। पोरीन्स प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल बायोलॉजी आपने या तो पढ़ ली है या आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का ओरिजिन हम सेल में प्रोकैरियोटिक सेल से मानते हैं। तो उनके आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रेजेंट हैं। और एंड सम बैक्टीरिया और लिखा है यहां पर, सम बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया याद नहीं करने हैं आपको पोरीन्स के लिए, सम बैक्टीरिया। डाइवर्सिटी आपने या तो पढ़ ली या आप पढ़ेंगे तो आपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े होंगे। पोरीन्स प्रोटीन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही है। एनसीईआरटी की लाइन बच्चे को कंफ्यूज करती है, पढ़ते टाइम वो कहता है कि चलो ठीक है प्लास्टिड हमें समझ में आए, क्लोरोप्लास्ट हमें समझ में आए, लेकिन बैक्टीरिया में उन्होंने सम बैक्टीरिया ही क्यों लिखा? तो आप बताइए कि बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पोरीन्स होते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स तो हो गई हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको याद करनी है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करना हो, वाटर मॉलिक्यूल्स को, देखिए मेम्ब्रेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाटर तो मूव करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाने के लिए मेम्ब्रेन्स में स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम नाम देंगे एक्वापोरीन्स। मतलब पोरीन्स और एक्वापोरीन्स में डिफरेंस है। पोरीन्स की बात आए तो प्रोकैरियोटिक्स की बात आएगी, लेकिन एक्वापोरीन्स की बात आए तो बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स लिपिड से बनी है, हाइड्रोफोबिक नेचर की हैं, और इनको निकालने के लिए मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स एक्वापोरीन्स बनाती हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। कहां पर? बायोमेम्ब्रेन्स में, जिनमें से क्या निकलता है? वाटर, और उन्हें नाम दिया जाता है वाटर चैनल। वाटर चैनल एक्वापोरीन्स मिलकर बनाती हैं वाटर चैनल को, और ये वाटर चैनल वो पोर हैं जो कि बायोमेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के आने जाने के लिए। तो यहां आप पाएंगे कि हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों के बारे में बात की है एक ही मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, मेम्ब्रेन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, मेम्ब्रेन से ही होता है, क्योंकि प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में ही काम कर रही हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा कि सिंपल डिफ्यूजन लिविंग पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लिविंग में हो सकता है या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो लिविंग पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके होने के लिए लिविंग मेम्ब्रेन्स, बायो मेम्ब्रेन्स का होना जरूरी है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन्स होंगी तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। इसी कड़ी में अगर हम इन तीनों टाइप्स को, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। एनसीईआरटी में भी आपको यही मिलेगा, मॉड्यूल में भी यही है। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के लिए आपके मॉड्यूल और एनसीईआरटी में टेबल है, उन टेबल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज दी गई हैं। मैंने उस टेबल को तोड़ लिया है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सारी बातें। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको प्रॉपर्टी लिखा हुआ मिलेगा कि किसकी बात कर रहा हूं।
दूसरे नंबर पे हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, और उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि रिक्वायर्ड द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो बताइए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो किस टाइप के ट्रांसपोर्ट्स में काम आती हैं? तो हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन में उनकी जरूरत है ही नहीं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करता है और इनमें हमें प्रोटीन्स की जरूरत रहेगी ही रहेगी। तो देखिए आप यहां इस डायग्राम को अभी अभी हम पढ़ के आए, सेम डायग्राम पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन काम नहीं आ रही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन काम आ रही है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन काम आ रही है। इसलिए हमने लिखा है सिंपल डिफ्यूजन के लिए नो, कोई प्रोटीन नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यस, प्रोटीन काम आती हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी यस की प्रोटीन्स काम आती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम तो बात आती है हाईली सिलेक्टिव। अब इस बात को ऐसे समझिए आप, हम बताते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूट लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जब आप सेल बायोलॉजी में एक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है कि मेम्ब्रेन्स लिपिड से बनी हैं, फ्लूइड नेचर की हैं, और साथ ही साथ ये होती हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती हैं, सिलेक्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स को। अब यहां याद रखिए मेम्ब्रेन का जो सेलेक्टिव नेचर है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, ये सेलेक्टिव नेचर मेम्ब्रेन का उसमें प्रेजेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से होता है। उसमें प्रेजेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो बताइए सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन काम कर रही है? नहीं कर रही, तो सिलेक्शन का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो प्रोटीन्स काम करती हैं, तो सिलेक्शन होगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक मेम्ब्रेन है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं, वो तो इनकी मॉइटी पर, इनके नेचर पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से पार करेंगे? पार वो करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशली इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। आप देखिए बी मॉलिक्यूल के लिए प्रोटीन प्रेजेंट है तो बी मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा, ए नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, डी करेगा, जी करेगा, आई भी मूव करेगा, लेकिन ई एफ एच और जे मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, मेम्ब्रेन्स उनके लिए क्या है? परमिएबल है, और जिनके लिए प्रेजेंट नहीं है मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल नहीं है। तो बताइए क्या सभी मॉलिक्यूल्स में हमने सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट की परमिशन दी? तो हम कह रहे हैं यस। तो बताइए जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं वो ट्रांसपोर्ट्स हाईली सेलेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट भी वही होंगे जिनमें प्रोटीन्स काम कर रही होंगी, जिनमें प्रोटीन्स काम कर रही होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, बी टाइप का मॉलिक्यूल, और अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बी नाम का प्रोटीन था मेम्ब्रेन में, इसका मतलब इस मेम्ब्रेन को यह मॉलिक्यूल पार कर सकता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल एक ही टाइप का है और यह मेम्ब्रेन को पार भी कर सकता है। मैं सैचुरेशन समझा रहा हूं, अब पहले सिलेक्शन समझाया, अब सैचुरेशन बता रहा हूं। लेकिन इस मेम्ब्रेन में इस बी मॉलिक्यूल को निकालने के लिए प्रोटीन 4 ही है, 4 ही प्रोटीन है। इसका मतलब एक टाइम में एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? 4 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब सैचुरेशन से मीन यह है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए
जितने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर वो सारे बिजी हो जाएं तो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो गया है। तो क्या ये सैचुरेशन हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स काम करती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या सिंपल डिफ्यूजन में ये सैचुरेशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन्स काम नहीं करती हैं। इसी कड़ी में आप ये बात देखिए, द प्रोटीन्स फ्रॉम द channels in the membrane for the molecules to pass through the some channels are always open। यह बात आपको एनसीईआरटी में ही मिलने वाली है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही मिलने वाली है, लेकिन वो बात मैं अब कंपैरिजन में समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वहां बोलता तो मेरे को समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती। मैं चीजों को आसान करने जा रहा हूं आपके लिए। ये लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं ना बच्चे, ये लाइन आपको मिलेगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, लेकिन पढ़ा मैं कंपैरिजन में रहा हूं। वो कह रहे हैं कि द प्रोटीन्स फ्रॉम द चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कुछ चैनल ऐसे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए जो हमेशा ही ओपन रहते हैं, कोई आए कोई जाए। अदर कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ बड़े हैं जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने में अलाउ करते हैं। इसको समझिए आप इस प्रॉपर्टी से। कंट्रोल्ड से क्या मतलब है? कंट्रोल्ड के लिए दो प्रॉपर्टी है, मैं दोनों आपको क्लियर करता हूं। पहला, सेंसिटिव टू इनहिबिटर। बताइए, जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं वो ट्रांसपोर्ट्स इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, वही कि एक मेम्ब्रेन है और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। मेम्ब्रेन है और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब कोई इनहिबिटर है मेरे पास और ये इनहिबिटर है इस पर्टिकुलर डी प्रोटीन के लिए। इसका मतलब मेरे पास बी के लिए कोई इनहिबिटर नहीं है, ये चैनल ओपन है। इसके लिए कोई इनहिबिटर नहीं बनाया, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। लेकिन जिसके लिए इनहिबिटर प्रेजेंट है, जरूरत पड़ने पर मैं इस चैनल को बंद भी कर सकता हूं। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन बट अदर आर कंट्रोल्ड। तो ये किस में आ जाएगा? कंट्रोल्ड में, कि जरूरत पड़ने पर इस चैनल को बंद भी किया जा सकता है। अब बताइए, अगर किसी ट्रांसपोर्ट को आप जरूरत पड़ने पर बंद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप बताएंगे उस ट्रांसपोर्ट में काम करने वाली जो प्रोटीन है ना, उसको हम डैमेज करेंगे या उसमें कोई चेंज लाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स ये इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साइड चेन मींस अमाइनो एसिड चेन के साथ रिएक्ट करेगा और इस ट्रांसपोर्ट को बंद करेगा। तो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव कौन? इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव वो जिसमें काम कर रहा होगा कौन? प्रोटीन्स। तो बताइए, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन काम ही नहीं करता, इसलिए वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव नहीं है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स काम करती हैं, इसलिए दोनों के लिए आंसर यस आएगा। सेम प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाली ऐसी ही है हमारे पास, उसमें हार्मोनल रेगुलेशन है। जैसे वहां इनहिबिटर सेंसिटिव था ना, यहां हार्मोनल रेगुलेशन है। सेम एग्जांपल से समझेंगे, वही मॉलिक्यूल्स हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन है और वैसे ही ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और ये कोई हार्मोन है। अब इस हार्मोन्स की हेल्प से हम इन प्रोटीन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? हार्मोन की हेल्प से। लेकिन किसको? इस प्रोटीन को हम चेंज लाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, लेकिन इफेक्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट पर। इसका मतलब जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं उनका हार्मोनल रेगुलेशन हो सकता है, हर किसी का हार्मोनल रेगुलेशन नहीं हो सकता। तो बताइए, क्या सिंपल डिफ्यूजन का हार्मोनल रेगुलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स काम नहीं करते। जिसमें प्रोटीन काम करते हैं उन्हीं को ही हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसी में आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसमें एनसीईआरटी ने एक तो लिखा है अपहिल ट्रांसपोर्ट और फिर लिखा है रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी। तो बताइए, जिनमें एनर्जी खर्च होती है वो ट्रांसपोर्ट अपहिल होते हैं, जिनमें एनर्जी खर्च होती है वो ट्रांसपोर्ट अपहिल होते हैं। तो क्या सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च होती है?
नहीं होती। क्यों नहीं होती? डिफ्यूजन है सर, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है? नहीं, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो फिर एनर्जी किसमें खर्च होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। तो ये जो डायग्राम हम पढ़ के आए थे, इसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं की, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने एनर्जी खर्च की थी। और जहां हमने एनर्जी खर्च की है ना, वहां प्रोटीन कौन से काम में लिए? पंप प्रोटीन्स, और साथ में एनर्जी खर्च हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अपहिल भी है और उनमें एनर्जी की जरूरत भी रहती है। तो कुल मिला के हमने पहले बात किसके बारे में की? सिंपल डिफ्यूजन, फिर हमने बात की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद हम आए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, और फिर हमने इन तीनों को कंपेयर किया है। तो बच्चों, अभी तक हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था। और जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा तो उसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, और तीनों को हमने कंपेयर किया। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस बुक में है, हमारे मॉड्यूल के अंदर है, हमारे स्टडी पैकेज में है बच्चे, वो है प्लांट वाटर रिलेशन। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और हम पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स की बात तो आएगी, क्योंकि हम लिविंग्स की बात करते हैं, तो लिविंग्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाटर की वजह से ही हो रहा है। तो प्लांट वाटर रिलेशन में हमें बेसिक बातें बताई जाएंगी कि प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन कैसा है, और हम कहेंगे कि प्लांट्स वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लाइफ का ओरिजिन तो पानी में ही हुआ है, तो बिना पानी के सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहें कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। बिल्कुल, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बच्चे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि हमने इसका एक प्रोसेस पढ़ के आए हैं हम, फूड फॉर्मेशन का प्लांट का, उसमें हमने ये बात कही है कि जो 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें एक रिक्वायरमेंट वाटर भी है ऑफ द प्लांट एंड प्ले एज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? वाटर। पहली बात। दूसरी बात हम पढ़ें तो हम कहते हैं प्रोवाइड द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड। आप एक सेल की बात करिए, सेल में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट है ना, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। लिविंग में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट उसकी होती है सेल, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं, और उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो सब कहां प्रेजेंट है? हम कहते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वाटर। क्योंकि जब हम साइटोप्लाज्म के बारे में सोचते हैं, दिमाग में साइटोप्लाज्म का डायग्राम फिगर लेकर आते हैं, तो वो एक लिक्विडिटी आती है कि यहां भी लिक्विड है, तो वाटर की वजह से ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर, अगर मैं कहूं कि सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, वो कुछ और नहीं, पानी ही है। क्यों? क्योंकि 70% से ज्यादा पानी अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ज्यादा भी है, लेकिन हम इससे ज्यादा, मतलब 70% से तो ज्यादा ही है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? पानी ही है, उसी के अंदर सब क्या है? सस्पेंड है। चाहे दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड एंड सेवरल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे सेल के कहां पर प्रेजेंट हैं? वाटर में प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जहां पर वो केमिकल रिएक्शंस में काम आ रहे हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें वाटरमेलन का, वाटरमेलन में नाम से क्लियर है कि पहले वाटर शब्द आ रहा है, वर्ड आ रहा है वाटर। 92% वाटर होता है किसमें? वाटरमेलन में। वाटरमेलन में आपको 92% क्या मिलने वाला है? पानी। फिर मोस्ट द हर्बेरियस, जो हर्बेसियस प्लांट्स हैं, have only 10 to 15% of its fresh weight as the dry matter। मतलब क्या हुआ?
कि अगर किसी प्लांट का वेट 100% है तो उस 100% में से 85 से 90% तो वो वेट पानी की वजह से ही है, बाकी तो 10 से 15% ही है ड्राई वेट। ड्राई का मतलब पानी के अलावा जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, वाटर के अलावा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, उन सब को मिलाकर हम ड्राई मैटर बोलते हैं या ड्राई वेट बोलते हैं। हां, अगर ड्राई के साथ साथ वाटर भी ऐड हो जाए तो हम फ्रेश वेट बोलते हैं। तो आप देखिए इन्होंने बोला ना कि ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ए ड्राई मैटर। तो मतलब फ्रेश वेट में से ड्राई मैटर कितना है? 10 से 15%। तो बाकी क्या है? पानी है। 85 to 90%। कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? हर्बेसियस प्लांट्स की बात हो रही है। फिर आप यह भी याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन ए प्लांट वेरी करता है। मतलब आप यह नहीं कह सकते कि हर एक सेल के अंदर पानी ज्यादा ही मिलेगा, नहीं। जब ओवरऑल प्लांट की बात आती है तब तो हमने बता दिया कि भाई 10 to 15% ही ड्राई मैटर है, बाकी सारा पानी है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यूज की सेल्स में डिफरेंट है। जैसे कि वुडी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वुडी पार्ट में पानी बहुत कम होता है सेल के अंदर, लेकिन वहीं अगर हम सॉफ्ट पार्ट की बात करेंगे तो वहां पानी खूब सारा है। एक सॉफ्ट पार्ट का एग्जांपल लेते हैं, लीफ का, है ना। लीफ को आप अपने हाथ में लीजिए और रगड़िए तो हम देखेंगे कि गीला हो गया है हाथ। क्यों हो गया? क्योंकि पानी निकला है। लेकिन किसी हार्ड पार्ट को अगर आप यूं मसलते हैं, रगड़ते हैं तो हाथ गीले नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी क्या है? बहुत कम। तो जो वुडी पार्ट है उनमें पानी कम मिलेगा, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट है उनमें पानी ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ आप यह भी देखिए कि मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है, कॉर्न प्लांट मींस मेज की बात कर रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी में ही हमें डाटा दिए गए हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब द ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। एक दिन के अंदर एक कॉर्न प्लांट 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, while a mustard plant absorb water equal to its own weight in about 5 hours। सरसों का जो पौधा है वो 5 घंटे में जितना उसका वेट है उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, इस बात को आप ट्रांसपिरेशन के साथ जोड़िए। ट्रांसपिरेशन के साथ जोड़ने का मतलब यह है कि जो प्लांट्स हैं उनके एरियल पार्ट से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और इस वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस जो हो रहा है इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखिए, ट्रांसपिरेशन होता है एरियल पार्ट से। एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन की वजह से जितना वाटर लॉस होगा उतना ही वाटर प्लांट्स अपनी रूट की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब यह हुआ कि प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन के, कि जितना वाटर आप एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेंट करेंगे, निकालेंगे, वेपराइज करेंगे, उतना ही वाटर आप सॉइल से एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक मेज प्लांट, एक कॉर्न प्लांट एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3 लीटर वाटर लॉस भी तो कर रहा होगा। दूसरी तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि एक मस्टर्ड प्लांट 5 घंटे में अपने वेट जितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो ट्रांसपिरेशन से इतना वाटर लॉस भी तो करता होगा, क्योंकि जितना लॉस करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। आगे जाके हम इसकी डिटेलिंग भी करने वाले हैं अच्छे से। तो याद रखिए कि प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन रेट के। यहां से ये बात आपको याद रखनी है, बाकी हम इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से आगे करने वाले हैं। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दिस डिमांड ऑफ वाटर, कि जितना आप लॉस कर रहे हैं उतना ही वाटर आप सॉइल से एब्जॉर्ब भी करना चाहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरमेंट्स। देखिए, आप मुझे यह बताइए कि आपको ग्रीनरी ज्यादा कहां मिलेगी, जहां सॉइल में पानी ज्यादा होगा या कम?
मैं कहूं एक हरा भरा जंगल है और एक मैं कहूं कि डेजर्ट है, रेत के टीले हैं, दोनों में से ज्यादा वेजिटेशन कहां है? तो बच्चा कहता है सर सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट बोला है तो वहां वेजिटेशन ज्यादा है। इसका मतलब वहां की सॉइल में पानी का लेवल भी ज्यादा है। जहां पानी कम है ना बच्चे, नेचुरल एनवायरनमेंट में, वहां वेजिटेशन भी कम है। पानी कम है तो प्लांट्स भी कम है, पानी ज्यादा है तो प्लांट्स भी ज्यादा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स का है वो उन एरियाज में ज्यादा है जहां पानी ज्यादा है। इसका मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर की डिमांड हमेशा है। क्या एक फार्मर एग्रीकल्चर में यह सोच सकता है कि उसकी जो फसल है, उसके जो क्रॉप प्लांट है, उनको पानी ना दिया जाए और वो उनसे प्रोडक्टिविटी ले ले? नहीं। किसान के लिए, फार्मर के लिए जितना जरूरी उसकी फसल, उसकी क्रॉप है ना, उस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए, पालने के लिए, संभालने के लिए पानी भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स विदाउट वाटर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इसका मतलब प्लांट वाटर रिलेशन की अगर बात की जाए तो प्लांट्स का वाटर के साथ बहुत गहरा रिलेशन है।